वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज चैनल पे या आपने पेपर में पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया गया है। भाई ये आपको जानना बहुत ही जरूरी, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहा आपके लिए बहुत ही जरूरी। आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करें। मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपको ध्यान से सुने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड में लागू होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। मुस्लिम लॉ यानी कि मुस्लिम पर्सनल जो शरीयत के जो कानून हों उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, और जो हिंदू लॉ उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, तो इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। बस आप लास्ट तक लग रहे मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के अंदर पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि कितने हिंदू लोग, कितने मुस्लिम, कितने सिख, कितने ईसाई, कितने बुद्ध निवास करते हैं। अगर देखा जाए काउंटिंग, मैंने जो गूगल पर जो सर्च मारा, गूगल पर जो हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू की जो जनसंख्या उत्तराखंड के अंदर वो है 82.97%, यानी कि 82.97% हिंदू लोग निवास करते हैं। अब हिंदू में कोई सारी कास्ट को मिलाकर भाई जितनी भी है ये सब हिंदू ही कहलाती है। तो 82.97% हिंदू, और उसके बाद मुस्लिम 13.95% लोग मुस्लिम निवास करते हैं उत्तराखंड के अंदर, और सिख 2.34% सिख, क्रिश्चियन 0.37%, बुद्ध 0.15%, और अन्य यानी कि जो भी ज्यूरिशम हो गया वो हो गया 0.9% हिंदू लोग ज्यूरिशम निवास करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, इसे आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है कि एक समान नागरिक संहिता, यानी कि जैसे भारत के अंदर सभी के ऊपर, जैसे पहले 1 जुलाई 2024 से पहले भारत के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लागू थे। अगर कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कोई भी अपराध करता था उस पर आईपीसी की सेक्शन लगती थी। जो प्रोसीजर लॉ था वो उसका सीआरपीसी था, और एविडेंस यानी कि जो देखा गया था, जो उसके सबूतों को एविडेंस में देखा जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद अब जो नए कानून आए, BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कि ये सब पर लागू। अगर कोई भी, यानी कि अगर स्पेशल चीज को छोड़, जैसे भाई मिलिट्री, आर्मी और नेवी को छोड़कर, अगर इनके द्वारा कोई भी बंदा किसी भी तरह का कोई, जैसे कोई आर्मी में कोई बंदा जैसे उसने किसी भी तरह का कोई अपराध कर दिया तो उसमें आईपीसी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस पर अपना जो इंडियन आर्मी का जो कोर्ट मार्शल हो, जो यानी कि जो कोर्ट मार्शल भी कहते हैं, उनका अपना एक्ट हो, या कोई भी जैसे आर्मी का कोई कर दे, या ठीक है आर्मी होगी में कोई भी व्यक्ति अपराध कर दे, ठीक है, तो लेकिन कोई भी आम व्यक्ति या कोई पुलिस या कोई भी अपना अगर कोई भी अपराध करता हो तो उसके ऊपर जो सेक्शन लगेगी वो BNS की लगेगी, भारतीय न्याय संहिता की लगेगी। अब ऐसे ही जैसे उत्तराखंड के अंदर 27 जनवरी 2025 को ये यूसीसी लागू लगेगा। यूसीसी का मतलब हो कि भारत के उत्तराखंड के अंदर जितने भी अलग अलग कास्ट के जो लोग हो, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन पर सिर्फ एक ही कानून लागू होगा, एक ही कानून चलेगा। यानी कि जैसे पहले मुस्लिम एक्ट था, मुस्लिम एक्ट में जो प्रोविजन थे, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको ध्यान से सुनना, यानी कि ये जो यूसीसी के बारे में पहले थोड़ी सी वैसी डिटेल बता रहा आपको। यूसीसी को कि जो के लिए जो समिति बनाई गई थी कि भाई आपको यूसीसी, जिन्होंने जिस समिति में उसमें 5 सदस्य थे, और 5 सदस्य के नाम सबसे पहले थे ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश, उसके बाद रिटायर जस्टिस प्रमोद कोहली, उसके बाद मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह, डॉक्टर सुरेखा डगवाल। ये 5 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, और इन्होंने, जो मैंने गूगल पे जो सर्च किया, जो पढ़ा कि 60 लाख व्यक्तियों से उसकी क्या ली, सलाह ली, भाई क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड के अंदर लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन पांचों ने क्या एक
रिपोर्ट तैयार की इस समिति ने पाँचों की। हालांकि इस रिपोर्ट में मैं एक बात थोड़ा कहना चाहूँगा, अगर कोई मुसलमान भाई, अगर आप मुसलमानों के लिए इतने कानून बना रहे, अच्छी बात हो, उनके लिए कोई नौकरी का भी बनाओ भाई, कि मुसलमानों जैसे 100 वैकेंसी निकली कि भाई 10 बंदे मुसलमान के ही सिलेक्ट हो गए, या 50 वैकेंसी निकली 5 बंदे मुसलमान के सिलेक्ट हो गए, भाई इस तरीके से भी कोई निकाल दो। अगर आप मुसलमानों के लिए इतने ही कानून, इतने अच्छे आप कानून बना रहे, और उसके बाद जैसे आपने ट्रिपल तलाक को बना दिया, भाई जो भी समिति के जो भी सदस्य है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी, क्योंकि कोई भी कानून बनाने से पहले उसका जांच की जाती है, हाँ भाई ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये क्योंकि कानून जो बनाए जाते हैं किसी भी धर्म हो, जाति हो, किसी भी मनुष्य की फायदे के लिए बनाया जाए, ऐसे नहीं कि उसके नुकसान के लिए बनाया जाए। अब ये जो समिति थी, समिति में एक सदस्य अगर मुसलमान होता तो बहुत अच्छा था, कोई बात नहीं, अब भी खैर कानून बहुत अच्छा है, इसके बहुत से कुछ जो लाभ हो मैं आपको बताऊंगा, कुछ हानि कुछ लाभ जो भी है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या हो सकता हो एक्चुअल लाइफ में। इन्होंने समिति ने जो रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी, यानी कि जो सीएम धामी पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऐलान किया था यूसीसी लागू करने का 27 मई 2022 को, विशेषज्ञ की जो समिति बनाई गई थी, इसके 5 सदस्य थे जो मैंने आपको बताया। उसके बाद समिति ने अपनी जो जांच करी, रिपोर्ट जो दी 2024 को सरकार को सौंपी थी। उसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में पास किया गया। उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, और राष्ट्रपति ने 20 जनवरी 2025 को यूसी ने 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की भी सहमति मिल गई थी। इसमें फिर 20 जनवरी 2025 को यूसीसी नियमावली पर नियमावली के रूप देकर कैबिनेट में पास किया गया, और 27 जनवरी 2024 को लागू किया गया। अब यूसीसी लागू होने से अब क्या क्या लाभ होंगे और क्या क्या हानि होगी, क्या क्या जो कानून हो, क्या क्या परिवर्तन होगा, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे शादी, सबसे पहले जो शादी थी, शादी को लेकर के 6 महीने के अंदर अगर आपकी शादी हो रही, आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, हालांकि रजिस्ट्रेशन तो पहले भी अनिवार्य ही था, लेकिन पहले जो मुस्लिम धर्मगुरु थे या हिंदू के जो धर्मगुरु थे, सिख या ईसाई के जो धर्मगुरु थे, आप वहाँ पर जाते थे। जैसे मुस्लिम धर्मगुरु भाई अपना एक सर्टिफिकेट जारी कर देते थे कि हाँ भाई इसका फला का एक जैसे निकाहनामा जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो उसके बाद या कोई हिंदू धर्म में हिंदू जो धर्मगुरु था अपना जो मंदिर का जो सर्टिफिकेट था वो जारी कर देता था। अब भी जारी होंगे, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर अंदर अनिवार्य कर दिया कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते बाय फॉल्ट, मैं आपको बात बता रहा, अगर आप नहीं कराते बाय फॉल्ट क्या क्या मतलब हो सकता हो भाई। जैसे आपने देखा कि भाई मुकदमे, जैसे आप किसी भी कोई भी मुकदमे के लिए यानी क्या हो के एलिजिबल हो भाई, आप प्रधानी का लड़ रहे इलेक्शन, मेंबरी का लड़ रहे या किसी भी चीज़ का आप इलेक्शन लड़ रहे, हो सकता हो जैसे 2 बच्चों का जो लास्ट टाइम जो कानून पास किया था कि भाई जिसको 2 बच्चे वही इलेक्शन लड़ सकता हो, ज़्यादा नहीं लड़ सकता। हो सकता हो कि बाद में इन फ्यूचर कोई वाइफ या हस्बैंड का कोई सर्टिफिकेट चाहोगा कि हाँ भाई आपको शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप पहले यहाँ फिल दोगे, तभी आप उसका फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप भर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया मुकदमों में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के ऊपर जैसे भत्ते का मुकदमा कर रही है या किसी भी तरह कोई मुकदमा कर रही, तो उसके लिए जैसे पहले तो भाई जो निकाहनामा या भाई जो हिंदुओं द्वारा के जो पंडित द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता था उसे आप उसमें लगाते थे कोर्ट में एक एज एविडेंस, तब भी आप एक क्या मुकदमा करते थे। लेकिन अब आपके लिए सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप क्या करेंगे भाई, मुकदमा डाल सकते हो। हालांकि आपके पास वो भी सर्टिफिकेट हो, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता तो इस सर्टिफिकेट को मिलेगी, जो कि यूसीसी लागू होने से ये कंपलसरी कर दिया कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नौकरी हो भाई, नौकरी में भी सर्टिफिकेट हो सकता हो इन फ्यूचर आपको, चाहे भाई आपके पास अगर आपके हस्बैंड हो या वाइफ, शादीशुदा कोई भी लड़की, आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी तरह के भाई आपको मैरिड, यानी कि आप अगर मैरिड है, आप किसी भी तरह के आपका नंबर आ जाए, आप कोई भी फुल फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ सकती हो कि हाँ भाई आपको कि आप अगर आप मैरिड हो तो आप उसका विवरण दोगे, हाँ मैरिड हो, उसका सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही फॉर्म के साथ फिल करेंगे।
सरकारी योजनाएं गांव में शहरों में जो भी सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए आती हो, भाई हो सकता हो कि अगर बहुत सी जो आंगनबाड़ी होगी, आंगनबाड़ी क्या करती हो कि भाई आपको जैसे बच्चा होगा उसकी भी अलग से योजना देगी, खाने का जो बच्चों को जो खाने का मिलता हो, हर महीने अंडे मिलते हो और जी खजूर मिलते हो और भी बहुत सारा सामान मिलता हो, पार्ले जी के बिस्किट मिलते हो सकता हो उसके लिए भी भाई आप सर्टिफिकेट जमा करो जब भी अगर आपको, ठीक है, इसके लिए भी। इसका जो रजिस्ट्रेशन है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, रजिस्ट्रार ही आपका जो सर्टिफिकेट हो वो जारी करेगा। नंबर 1। नंबर 2, लिव इन एंड रिलेशनशिप। अगर कोई भी लड़का या लड़की लिव इन एंड रिलेशनशिप में रह रहे, चाहे वो एक ही धर्म के हो, हिंदू मुसलमान हो, या स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वह है अलग अलग धर्म के लिविंग एंड रिलेशनशिप में रह रहे, अब उनके लिए यह कर दिया कि वह 1 महीने से ज़्यादा अगर वह लिविंग एंड रिलेशनशिप में रह रहे तो उन्हें 10,000 रुपये तक का फाइन हो सकता हो, और नहीं तो इसका लिविंग एंड रिलेशनशिप का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कंपलसरी है, यह अनिवार्य है। अगर आप लिविंग एंड रिलेशनशिप में रह रहे, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, मैंने आपको बताया 1 महीने बाद आप 10,000 रुपये तक का आपके ऊपर फाइन हो सकता है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और दे दी कि इसमें लड़का हो या लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, आपको क्या करना कि लिविंग एंड रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या होगा कि इसमें माता पिता की जो कंसल्ट हो, जो सहमति जरूरी करती है, यानी कंपलसरी करती है। अगर इन बाय फोर्ट अगर किसी को माता पिता नहीं है, जो भी इसके लीगल गार्डियन होगा, इसका बड़ा भाई होगा, लड़की हो या लड़का हो या उसके रिश्तेदार हो, वो भी हो सकता है। हो सकता है किसी के माता पिता नहीं है, लड़का लड़की केवल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे, तो उसके जो भी गार्डियन होंगे वही मान्य होंगे। और इसमें एक चीज़ और दे दी लिविंग एंड रिलेशनशिप में कि जो पहले थी, यानी कि जो इनसे जो पहले जो कानून था, पहले तो लिविंग एंड रिलेशनशिप में अगर कोई लड़का लड़की रह रहे, उससे जो उत्पन्न बच्चा था तो उसे तो संपत्ति में लड़की की अधिकार मिल जाता था और वह भत्ता पाने के लिए भी लायक था जो बच्चा था उसका। लेकिन जो लड़की थी ना तो उसे संपत्ति में कोई अधिकार होता था लड़के की, और ना ही उसे भत्ता पाने की हकदार थी। लेकिन अब इसमें यही बताया गया कि इसका एक तो लिविंग एंड रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया, और साथ ही लड़का बच्चा और लड़के को दोनों को ही क्या हो कि वह संपत्ति में अधिकार भी पा सकती है लड़के की, और साथ ही साथ गुजारा भत्ता भी मांग सकती है लड़की। आपने एक बहुत ही मशहूर कपल देखा होगा, साजिद और शिल्पा, आप ये देखें पहले। ये यूट्यूबर है, यूट्यूब पर खैर बहुत ही फेमस हो, अपनी फनी वीडियो बनाते हैं, फैमिली वीडियो। तो ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे भाई, साजिद जो मुस्लिम हो, शिल्पा जो हो नॉन मुस्लिम, को ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे। अच्छी, बहुत अच्छी कट रही इनकी, और जो इनके जो बच्चे, इनका पेट भर गया, अभी खाएंगे नहीं है। ये देखो खा लिया। कल अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो जा, हालांकि होना चाहिए भाई, ऊपर वाला सभी के साथ अच्छा वो करे, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा आपको, तो क्या होगा कि भाई ये जो बच्चे थे इनको तो खैर संपत्ति में हक मिलेगा, गुजारा भत्ता भी, लेकिन इनकी जो वाइफ है उसे भी गुजारा भत्ता और संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। उसके बाद तीसरा नंबर, 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होगी किसी भी धर्म के, ठीक हो। तीसरा जो दे रखा, गाँव में अक्सर देखा जाता है तो लड़की की उम्र 16 साल हो, 15 साल हो, 14 साल हो, और लड़के की 18 साल हो, 20 साल हो या 17 साल हो तो शादी हो जाती थी, ठीक हो। लेकिन अब ये दे दिया कि स्पेशल इसमें कि आपको क्या करना कि लड़की या लड़के के साथ दी तो 21 साल कंपलसरी कर दी, और लड़की की 18 वर्ष कंपलसरी कर दी यूसीसी में, कि भाई लड़की की उम्र 18 साल, हालांकि पहले भी 18 ही थी, लेकिन गाँव में अक्सर ऐसा ही होता था कि भाई अपना साल लड़की की उम्र कम हो, लड़की की ज़्यादा 18 को शादी कर देते। लेकिन अब ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अब लड़की की जो उम्र हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, यानी कि 18 वर्ष और उसकी 21 वर्ष। और नहीं तो भाई ये देख लो, ये होंगे लड़ाई झगड़े घरों में अगर आप लड़की की कम आयु में शादी करते हो या लड़की कम आयु में शादी करते हो। उसके बाद तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाई तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसे ऑनलाइन किया जाता है। अब तलाक के बारे में आपको बताओ भाई, बहुत सी तो दोनों लड़का लड़की की शादी होने के बाद दोनों के आपस में नहीं मिले, भाई किसी का मेल नहीं खाते, भाई नहीं किसी का मन एक दूसरे से मिलता,
नहीं पसंद है एक दूसरे के साथ रहना, तो अगर किसी भी तरह का कोई भी विवाद होगा लड़का लड़की में, लड़की कह रही मैं आपको तलाक देना नहीं चाह रही, लड़का देना चाह रहा है, या लड़का देना चाह रहा है लड़की लेना नहीं चाह रही, तो ऐसे जो केस जाएंगे तो खैर सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। अब पारिवारिक जो न्यायालय वही डिक्लेयर करेगी कि तलाक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या होगी किस परिस्थितियों में होगी। लेकिन अगर जो था मतलब अगर दोनों की सहमति है कि डिवोर्स की, तलाक की, हाँ भाई दोनों सहमति से तलाक लेना चाह रहे कि हाँ भाई तलाक होनी चाहिए, तो जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन हो ऐसे ये रजिस्ट्रेशन तलाक का होगा, 2 गवाह चाहोगे और 2 वो चाहोगे। हाँ भाई, लेकिन जैसे एडवोकेट क्या करते थे कि भाई अपना एक तलाकनामा बना देते थे नोटरी का, कि भाई नोटरी बना देते थे कि भाई हाँ उससे ऐसा हो जाएगा कि भाई नोटरी लिख दिया, तलाकनामा लिख दिया, हाँ भाई दोनों की तलाक होगी। अब वो एक समझौता नामा भाई। लेकिन अब जैसे ये हो गया, ये थोड़ा आसान हो गया, अगर दोनों सहमति से तलाक लेना चाह रहे तो तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना भी होगा, वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑनलाइन ही गवाह होगा भाई सहमति से दोनों तलाक ले रहे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा शादी का रजिस्ट्रेशन होगा ऐसा ही तलाक का रजिस्ट्रेशन यूसीसी लागू होने के बाद। अब 4 और 5 ही नंबर बता था, हलाला और बहुविवाह पर रोक। हलाला, सबसे पहले मैं आपको हलाला बताऊंगा हलाला होता क्या हो। हालांकि हलाला को बहुत ही लोगों ने भाई ये कह दिया कि हलाला गलत हो, यो हो वो हो, लेकिन किसी भी चीज़ को आप एकदम गलत नहीं कह सकते, ना गलत ठहरा सकते, नहीं ठहराना चाहिए कभी भी लाइफ में। क्योंकि हलाला जो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी, खैर उसमें सुना भाई, सुनी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि कलाम पाक में हलाले का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ हदीस में दिया गया कि हलाला होना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट हलाला हो रहा कि एक मर्द ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स देने के बाद वो हो सो फिर बाद आए तेरे बच्चे भी, बीवी भी, बच्चे हो, उनकी कौन देखभाल करोगा, तेरी कौन देखभाल करोगा, उसको अपनी गलती रियलाइज हो रही और उसने एकदम कह दिया कि तलाक तलाक तलाक। ये देखो वीडियो आप पहले। नहीं कर सकता गुस्से में आपको कह दिया या नशे में कह दिया, तो ऐसी सिचुएशन में भाई उन्होंने सोचा भाई तो बाद में रिलीज हो रही, तो अब क्या हो इसका भाई, इसका तो बस एक ही मतला कि भाई इसको हलाला करना पड़ेगा। हलाला का मतलब ये हो कि लोगों ने जो बना रखा कि भाई किसी अन्य मर्द से शादी करोगी वह और उसके साथ उसे एक रात बितानी होगी, हम बिस्तरी करनी होगी, यानी ठीक है जैसे सुहाग रात बोली जाए, हम बिस्तरी करनी कंपलसरी, और एक बार उससे एक रात बिता ली, हम बिस्तरी कर ली, फिर इसके बाद वो दूसरा जो मर्द हो उसको डिवोर्स देगा, उसको तलाक देगा, और उसके बाद वो उसकी इद्दत करोगी। इद्दत करने के बाद ही वो क्या करेगी, उस पहले मर्द से शादी करेगी, तो ये इसे हलाला का नाम दिया। भाई तलाक जो मैं आपको कुछ समझाने वाली बात कर रहा हूँ आपको। खैर जो तलाक हो, तलाक को इस्लाम के अंदर जो लफ्ज हो उससे खेलने की इजाज़त नहीं है, कि तलाक लफ्ज को किसी भी मर्द को खेलने की इजाज़त नहीं है जो तलाक दिया। आपको मैं एक जनरली बात बता रहा अपनी औरत को कि कोई भी मर्द हो, कोई भी, वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके होते हुए उसकी औरत की कोई नाजायज संबंध अलग हो, उसके रिलेशन अदर के साथ हो। हालांकि एक बात देखी गई कि लड़कों के नाजायज संबंध हो अलग औरतों के साथ, लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त करे, लेकिन कोई भी मर्द इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि 10% लड़की, 10-15% लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त करती हो कि उनके मर्द के जो नाजायज संबंध हो किसी भी अदर लड़की के साथ है, वाइफ को पता, लेकिन वो 10-15% लड़की बर्दाश्त कर रही अपना घर परिवार चलाने के लिए। लेकिन 1% मर्द आपको ऐसा नहीं मिलने का कि उसकी वाइफ के नाजायज संबंध किसी अदर मर्द के साथ है, एक नहीं मिलने का। इसीलिए हलाला को दिया गया। हलाला का मतलब ये हो कि अगर लड़का तलाक के लफ्ज के साथ खेलेगा तो हलाला सोच ले पहले वो कि भाई उसकी वाइफ को हलाला करना पड़ेगा, यानी कि उसको एक रात दूसरे के साथ बितानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हलाला लाया गया। भाई मैं अपनी ओर से बता रहा था कि मैं कोई कुरान हदीस का मुझे ज़्यादा ज्ञानी तो है नहीं, ना मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन मैं बता रहा इसीलिए हलाला लफ्ज़ को लिया गया कि कोई भी मर्द नहीं चाहता कि उसकी वाइफ एक रात क्या तो एक किसी की तरफ देखना भी पसंद करे, रहना तो दूर की बात, किसी की तरफ देखना पसंद करे, उसके अलावा कोई मर्द नहीं चाहता। इसीलिए तलाक लफ्ज़ से न खेला जाए हलाला का। भाई कोई भी आदमी ये हलाला को लाया था कि ना खेले, नहीं तो उसको मर्द को जानना चाहिए कि उसकी वाइफ को हलाला करना पड़ेगा। और जो मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता अपने जीते जी, चल खैर इस पे हलाला पर रोक लगा दी गई। हालांकि हलाला करने की जरूरत ही नहीं है। खैर अब देखा जाए नॉर्मली भाई अगर किसी ने किसी को डिवोर्स दे दिया, तलाक, तो खैर ऐसे तलाक होगा नहीं,
क्योंकि तलाक तो खैर लिखित रूप में ही होगा। जब से ट्रिपल तलाक आया तो तलाक ऐसे मान्य भी नहीं होगा। और एक बात और, जैसे ही देखो मैं अपनी जो मैं राय प्रदान कर रहा आपको, हालांकि मुझे नहीं पता आप कैसी आपको मेरी राय लगे, लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई भी तलाक कहता है तो ऐसे में जो सिचुएशन हो, जैसे अब यूसीसी लागू हो गया भाई, मुस्लिम पर्सनल एक्ट जो लॉ हो या हिंदू लॉ को अब लागू मतलब अब उनमें फोर्स में नहीं रहेंगे। जैसे भाई आईपीसी सीआरपीसी को रिपील कर दिया गया, ऐसे इन्हें भी रिपील कर दिया गया, बस यूसीसी ही में ही चलेगा। उसके बाद बहु विवाह पर रोक। बहु विवाह का मतलब होता है कि जैसे हिंदू एक्ट में, हिंदुओं में जो शादी एक ही शादी कर सकता था और शादी नहीं कर सकता था। मुसलमानों में एक मुस्लिम 4 शादी कर सकता था, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद अब मुसलमान भी सिर्फ एक ही शादी कर सकता और 4 शादी नहीं कर सकता। ये मेरा शौहर है, ये इस बच्चे का बाप है और ये आज दूसरी शादी कर रहा, मुझे बोला मैं 3 दिन में हैदराबाद जा रहा हूँ। आप वीडियो में देखिए, ये मेरा शौहर है, मेरे इस बच्चे का बाप है। भाजी आप अंदर आइए। और वो मेरी सास है। कितना बुरा हाल कर रखा है इसने और अपने मर्द का। भाई ऐसा ही होता हो अगर सेकंड शादी होती है, सेकंड मैरिज होती है। उसके बाद 6 बताता हूँ, बेटा बेटी को संपत्ति में बराबर अधिकार। हालांकि मुसलमानों में अलग था और हिंदुओं में अलग था, लेकिन अब मुसलमानों में यानी कि लड़के का 1 था, लड़की का 1/2, यानी कि लड़के पे 1 रुपया 50 पैसे लड़की पे। हिंदुओं में अलग था। और अब ऐसा हो गया कि लड़की को भी संपत्ति, जैसे किसी के पास 10 बीघे जमीन हो, 2 एक बहन एक भाई हो, 5 बीघे भाई की, 5 बीघे बहन की। लेकिन ऐसा होने से एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि कोई भी भाई हो, कोई भी माता पिता हो, कोई भी जब भी उसकी शादी करते हो लड़की की, खैर जो भी है भाई, अपने जो भी उनसे जो बनता हो अपने से अपनी लड़की को सब देते हैं। लड़की को दिया, ठीक हो, उसकी शादी में दिया, उसके बाद उसको बच्चा हो गया, फिर उसके बच्चे को दिया, फिर उसके बच्चे के देने के बाद फिर वे वैसे भी भाई, जैसे हिंदुओं में भैया दूध आ जा, भैया दूध में देते रहो, मुसलमानों में ईद आ जा, इसको सीधा बोला जा, भाई सीधा दे दिया, हर साल गेहूँ चावल नाज दे दिया, पैसे दे दिए। उसके बाद जब लड़की घर आती हो अपने भाई के पास, फिर भी बहुत सारा सामान देते रहो। लेकिन अब जब लड़की की बच्चों की शादी होगी तब भी जैसे बोला जा कि भाई भात दे दिया बच्ची को, भाई भात दिया, मामू ने क्या दिया, उसके भाइयों ने भात दे दिया। लेकिन जब ये संपत्ति का जो बराबर अधिकार दे दिया, अब लड़की को भी बराबर, जैसे किसी को 10 बीघे जमीन हो, 5 बीघे जमीन हो लड़की की, 5 बीघे लड़के की, इस तरीके से हो गया। अब बहुत सारे, खैर मैं अपनी जनरली बता रहा, अभी बातें वैसे तो खैर, क्योंकि आप ये वीडियो देख ले पहले, ये जो विवाद है माननीय हाई कोर्ट में, तो ये बहन भाई का ही है। देखो माननीय जो जजिस ने क्या कितनी बढ़िया बात कही। मैंने ये कहा था कि ये भाई बहनों का मैटर है सर, इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर आई हैव स्पोकन टू द लोकल काउंसिल सर। बोल दीजिए लोकल काउंसिल को बता दीजिए, वो ये ना समझे कि जी। ये जो है जी ये मुकदमा 2 कोर्ट से वो हार गए, ये वो जीत गए, जी, तो जी। यहाँ से भी जीत तो जाए। ऐसा नहीं, भाई ऐसे बहुत से केस आएंगे, अब देखने को मिलेंगे, अब बहुत से ऐसे केस आएंगे, अब देखने को मिलेंगे। कैसे कि भाई अपना बहनों भाई को केस कर दिया, मुझे संपत्ति में अधिकार चाहिए, मुझे आधी प्रॉपर्टी चाह रही, आधा मकान चाह रहा, आधी दुकान चाह रही। जब से यूसीसी लागू हुआ 2-4 कॉल तो मेरे पास ही आ गई, भाई क्या लगे जी, बहन ने क्या कह रही, मुझे हिस्सा चाहिए संपत्ति में, आधा बराबर मकान हो, हमारे पास मकान होता, आधा मांग रही, बताओ क्या करूं। ऐसे केस बढ़ेंगे। और मैं इसमें एक बात और बताऊं, इसमें फायदा किसका होगा सबसे ज्यादा, मैं आपको उसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 7वां जो पॉइंट है, माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार। भाई माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार, ये ऐसा हो जाएगा कोई प्रॉपर्टी, भाई माता पिता का तो खैर पहले अगर पैतृक जो संपत्ति है उसमें माता पिता को अधिकार होगा, पोतों को भी होगा। लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से मैं नहीं अभी बता सकता क्योंकि मैंने इसे पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें हो सकता हो कि भाई माता पिता को तो पहले अधिकार ही था, है नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर बच्चों ने कोई भी संपत्ति खरीद दी
अब और वो उन्होंने अपने नाम करा लिया और माता पिता को हक हिस्सा वो देना नहीं चाहते, तो हो सकता हो ये होगा इसमें, लेकिन मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता कि माता पिता को कौन से अधिकार के बारे में बात हो रही है यूसीसी के अंदर। पूरी संपत्ति की वसीयत। अब जैसे वसीयत में मुसलमानों में जो था कि 1/3 भाग को ही कोई भी मर्द हो या कोई भी औरत हो अपनी संपत्ति को एक पुत्र पुत्री या किसी के नाम वसीयत कर सकता था, लेकिन भाई नॉन मुस्लिम में कर सकता था। लेकिन अब जो हो कि पूरी मुसलमानों में भी अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता हो, ये यूसीसी लागू होने के बाद हो गया कि कोई भी मुसलमान वाइफ औरत हो या मर्द हो अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत एक बच्चे के नाम या पोते के नाम किसी के नाम भी कर सकता हो। पहले 1/3 था, अब पूरी कर सकता हो। हिंदुओं में तो खैर पहले था। उसके बाद 9वां जो पॉइंट है, दूसरे धर्मों के बच्चों को नहीं ले सकेंगे गोद। भाई जैसे हिंदू मुसलमान के बच्चों को गोद नहीं ले सकता, मुसलमान हिंदू के बच्चों को गोद नहीं ले सकता, लेकिन सभी धर्मों के लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। जैसे पहले जो था कि मुसलमानों में गोदनामा नहीं था, कि मुसलमानों में भाई हालांकि कोई वैसे ले लेता गोद, लेकिन कानूनी तौर पर कोई किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था मुसलमानों में। लेकिन अब कानूनी तौर पर भी मुसलमानों में गोदनामा का जो प्रोविजन हो दे रही है यूसीसी के अंदर बताया गया कि कोई भी अपने जो अलग धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले सकता, लेकिन हाँ वैसे ले सकता हो कि अपने धर्म के बच्चों को, मुसलमान के बच्चों को गोद ले सकता हो, और हिंदू के बच्चों को गोद ले सकता हो, सिख के बच्चों को गोद ले सकता हो, लेकिन अदर धर्म के बच्चे को गोद नहीं लेगा, उत्तराखंड के अंदर खासकर। हालांकि पहले मुसलमानों में था, पहले मुसलमानों में गोदनामा ही था कि कोई मुसलमान किसी भी बच्चे को अदर कास्ट के हो या अपने कास्ट के बच्चे को गोद नहीं ले सकता। उसके बाद जो 10वां इसका पॉइंट हो, 10वां पॉइंट हो कि यह अनुसूचित जाति पर यूसीसी के दायरे से बाहर, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति यूसीसी के दायरे से बाहर कर दिया गया, इन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर को भी इस यूसी से बाहर कर दिया, यानी कि ट्रांसजेंडर भी कोई बदलाव नहीं होने के ट्रांसजेंडर को भी यूसी से बाहर कर दिया, यानी कि यूसी से लागू नहीं होगा। ना तो अनुसूचित जनजाति SC ST पर अनुसूचित जनजाति लागू होगी और ना ही ट्रांसजेंडर पर भी यूसी लागू नहीं होगा। अब मैं इसको आपको फायदे और नुकसान बताता हूँ कि फायदे क्या हो नुकसान क्या हो। भाई देखो, हलाला का मसला ऐसा, आप ऐसे काम करो ही ना कि आपको वाइफ को हलाला करना पड़े, बढ़िया बात हो। बहु विवाह भी ना करो भाई। अगर आप बहु विवाह कर रहे हैं जिससे जो पहले आपकी वाइफ हो, आप कोई भी मर्द हो उस पर ध्यान देना बंद कर दे, नई वाइफ के पीछे पड़ा रहो, जो भी ठीक। बेटा बेटी को बराबर जो अधिकार मिला, तो इसमें तो खैर भाई देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा जो मौज आने वाली ना, वकीलों की आने वाली। भाई हमारे पर तक केस बढ़ेंगे, हर प्रत्येक शादी का, बहुत सी शादी ऐसी हो रही जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते बंदे, अब कराना कंपलसरी। लिव इन रिलेशनशिप का भी कराना कंपलसरी। संपत्ति में बराबर अधिकार नहीं देने के बाद भाई पे केस ठोक देंगे, क्या लगेगा भाई, ऐसा कौन करेगा, वकील करेगा। ठीक है चलो खैर, अपना तो काम बड़ा, खैर मैं एक एडवोकेट हूँ भाई, हमारा काम बड़ा, खैर चलो। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ऐसी ही जानकारी मैं आपको देता रहूँगा हमेशा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। भाई कोई अगर मेरी बात इस वीडियो के अंदर आपको गलत लगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा एडवोकेट तो है नहीं, ज़्यादा मेरी इतनी प्रैक्टिस